हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी करवा रखा है और इसका वन शॉट भी मैंने प्रोवाइड कर रखा, बट आज हम न्यू बैच के अकॉर्डिंग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कंप्लीट मैथमेटिक्स को। सो आज करेंगे चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शन। अब सबसे पहला कंसेप्ट इसके अंदर आता है रिलेशन। अब रिलेशन सीखने से पहले भी हमें कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए, जैसे सेट क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेट क्या होता है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऐसी कलेक्शन जिसको हम डिफाइन कर सकें, उसको क्या बोलते हैं, सेट। उसके बाद सेट की फॉर्म्स आपको पता होंगी जो कि आप 11th स्टैंडर्ड में रीड करते हो, सेट बिल्डर फॉर्म और रस्टर फॉर्म। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका ऑर्डर्ड पेयर। अब सभी को पता होना चाहिए ऑर्डर पेयर क्या होता है, क्योंकि ऑर्डर पेयर है बेस किसका, रिलेशन का। अगर आपको ऑर्डर पेयर नहीं पता तो रिलेशन के बारे में आप सोचना छोड़ सकते हो। सो देखो ऑर्डर पेयर बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको ए बी टाइप का पेयर मिलता है। अगर आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी, तो उनकी हेल्प से हमें इस टाइप का पेयर बनता है। और इसमें आपके पास क्या सेट होने चाहिए, ए और बी सेट होने चाहिए, और दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। मतलब इन सेट में आपके पास 0 नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो ए है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है और जो बी है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर पेयर आता कहाँ से, इसकी जरूरत किस में पड़ती है, सो उसके लिए आता है अब कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कब निकाल सकते हैं, भाई, जब आपके पास दो सेट हो या फिर एक ही सेट पर भी आप डिफाइन कर सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट को खुद के साथ। अब यहाँ पर अगर आप एक सेट ले रहे हो तो इसी के साथ आप निकाल सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर आप दूसरा सेट भी यहाँ पर ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर बी। और दोनों आपके कैसे हो, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है, वो इनके स्ट्रक्चर पर बेस्ड होगा कि किस टाइप का सेट आपको गिवन है। अब ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर आपको एक सेट मिलता है जिसमें आपके पास ए बी टाइप के पेयर आएंगे सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस पेयर का यहाँ पर यूज होता है। क्लियर है कि इस पेयर का यूज हम कहाँ पर करेंगे, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। अब ए क्रॉस बी हम निकालते कैसे, मान लिया हमारे पास ए सेट है 1 2 एंड 3, मान लिया हमारे पास बी सेट है 5 एंड 6। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक है, हमें निकालना है ए क्रॉस बी। अब कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ पर हमें किस टाइप के पेयर मिलेंगे, ए बी। ए किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट से, और बी बिलोंग करेगा सेकंड से। अब यहाँ पर फर्स्ट हमने ले लिया यहाँ पर 1। अब 1 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा पेयर, 5 के साथ। फिर 1 का 6 के साथ हो जाएगा। क्लियर। अब 2, फिर 2 का रिलेशन किसके साथ, 5 के साथ, 2 6, फिर 3 5 एंड 3 6। ये आ जाएगा हमारे पास सभी ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है। तो ए क्रॉस बी हमारे पास इस तरीके से डिफाइन होता है। अब एक चीज और आती है, ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जब ए और बी दोनों अलग अलग सेट हैं। अब अगर हमें पूछ लिया जाए, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, देन हम कैसे निकाल लेंगे कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, इन दोनों की आपको मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 × 2 हो जाएगा हमारे पास 6। अब इसके अंदर 6 एलिमेंट आने चाहिए। अब यहाँ पर ये क्यों डिफाइन किया हमने, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, ताकि हमारा कोई भी एलिमेंट इसमें ना छूटे। अब एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ,
ध्यान से समझना, इसको आप एज अ नॉट भी राइट कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो आप एज अ नॉट भी राइट कर सकते हो। अब देखो ये जो हमारे पास पेयर है, ये जो हमारे पास पेयर है 1 5 1 6 या फिर 2 5 2 6 3 5 3 6, ये क्या है पेयर जो है वो इस सेट के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए 6 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो 6 है वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, जो कि बिल्कुल गलत होगा। अब ये गलत क्यों होगा, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा पेयर्स आते हैं। क्या आते हैं भी, पेयर्स आते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 5 है, तो आप इस तरीके से लिखोगे 1 5 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इट मीन्स कि जो 1 5 पेयर है वो इसका एक एलिमेंट है। क्लियर है, ये इसका एलिमेंट नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट होगा। तो जब भी आपको कहीं भी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में मिलता है दिस बिलोंग्स टू दिस, जो कि बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इस क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा पेयर्स आएंगे एलिमेंट की फॉर्म में, जो सिंगल एलिमेंट है वो हमारे इसमें नहीं आते, जो पेयर्स होते वो इसके एलिमेंट होते। तो यहाँ पर ये इसमें बिलोंग करेगा, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है, अगर आपसे कुछ भी बोल दिया जाए जैसे 1 2 3 इनमें से कोई भी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा, भाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे पेयर। तो यहाँ पर आप इसको ट्रिक मान सकते हो, पेयर बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जब भी आपको बिलोंग टू देखना पड़ जाए तो यहाँ पर आपके पास पेयर होना चाहिए। क्लियर है, उसके बाद देखो हमारे पास क्या आता है रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। अब हम समझेंगे रिलेशन क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी है। सबसे पहले देखो रिलेशन क्या होता है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी क्या है भी, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब यहाँ पर हमने दो सेट्स डिफाइन, क्योंकि इस चीज को भी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर दो सेट हम क्यों डिफाइन करें। देन रिलेशन क्या होगा भी, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होगा भी, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। इस तरीके से आप राइट करोगे। रिलेशन हमेशा क्या होता है भी, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है इनका एक सबसेट होता है। सबसेट आपको पता होगा, सबसेट क्या होता है, कोई भी सेट है, मान लो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। अगर बी के सभी एलिमेंट ए में लाई कर रहे हैं तो बी क्या होगा, सबसेट होगा ए का। तो ये हमारा इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर देखो क्रॉस प्रोडक्ट का हमें यूज मिल गया कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारी कहाँ पर यूज होगी, रिलेशन के अंदर ये यूज होगी। क्लियर है, अब हमने यहाँ पर दो सेट क्यों लिए ये चीज भी मैं आपको बता देती हूँ। रिलेशन हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट पर डिफाइन होगा। अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सेट नहीं है तो वहां पर आप रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। रिलेशन अगर आप सिंपल वे से भी लोगे तो दो चीजें हमें चाहिए, तभी उन दोनों के बीच का रिलेशन डिफाइन कर सकेंगे। अगर एक चीज है आपके पास, एक के खुद के साथ रिलेशन कैसे डिफाइन करोगे, पर नहीं। अगर आप दो पर्सन के बीच में रिलेशन डिफाइन करोगे तो हो जाएगा। अगर एक सिंगल पर्सन का आप रिलेशन डिफाइन करोगे उसके खुद के साथ तो आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो सिमिलर यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए होगा भी, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए सेट चाहिए होंगे, तभी आप यहाँ पर रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। तो रिलेशन हमेशा क्या होगा भी, जो भी सेट है उनका एक सबसेट होगा उनके क्रॉस प्रोडक्ट का। मान लो अगर आपके पास एक सेट है तो रिलेशन क्या हो जाएगा भाई, रिलेशन सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का। इट मीन्स उसके खुद के साथ हम क्या निकाल देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल देंगे। क्लियर है रिलेशन क्या होता है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सेट है, ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें जो फर्स्ट सेट है यहाँ पर आप डिफाइन कर लो। जो फर्स्ट सेट है वो क्या होगी, डोमेन ऑफ रिलेशन। ये चीजें आपको याद रखनी है, डोमेन ऑफ रिलेशन। उसके बाद जो सेकंड सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। अब बात आती है रेंज क्या होगी रिलेशन की। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे रेंज को, जब हम रिलेशन के एलिमेंट्स को हम डिफाइन कर लेंगे। इट मीन्स रिलेशन के अंदर मान लिया हमारा रिलेशन डिफाइन है कुछ इस तरीके से,
1 2 3 4 5 6, ये हमें कोई रिलेशन गिवन है, रैंडम रिलेशन हमने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताएंगे। डोमेन क्या होगी, फर्स्ट सेट से हमारा फर्स्ट एलिमेंट आता है, हमेशा सभी को पता होगा A बिलोंग्स टू A, जो कि हमने ऑर्डर पेयर में अभी सीखा। तो यहाँ पर डोमेन में क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका सेकेंड एलिमेंट 3, इसका 5। अब यहाँ पर जो डोमेन में सिर्फ 3 ही नंबर है, बट जब हम सेट में डिफाइन करेंगे, अगर हमें सेट गिवन है तो वहां पर जो कंप्लीट सेट होगा वो हमारी डोमेन होगी, और जो कंप्लीट सेट बी होगा वो हमारी कोडोमेन होगी। अब यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से रेंज निकाल सकते हैं। रेंज क्या होगी, जो जो एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे बी सेट से, यहाँ पर देखो बी के जितने भी एलिमेंट होंगे, ये बी का एलिमेंट है, ये भी बी का एलिमेंट है, और ये भी बी का एलिमेंट, तो ये सभी क्या हो जाएंगी, रेंज हो जाएंगी रिलेशन की। तो रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास 2 4 6। बट अगर यहाँ पर हमें सेट नहीं डिफाइन है तो ये हमारी कोडोमेन भी हो जाती है, ठीक है, यही हमारी कोडोमेन बन जाती है। जब हमें सेट नहीं डिफाइन गिवन हो, सिर्फ हमें रिलेशन गिवन हो, देन हम क्या पर निकालेंगे डोमेन, रेंज और कोडोमेन इस तरीके से। बट अगर हमें गिवन है कि A क्रॉस B पर ये डिफाइन है, भाई A और B सेट हमें गिवन है और रिलेशन हमें ये गिवन है, तो यहाँ पर हमारे पास जो A और B है, इसमें A डोमेन हो जाएगा, B कोडोमेन हो जाएगा, और 2 4 6 हमारे क्या हो जाएंगे, रेंज के एलिमेंट हो जाएंगे, ये हमारा रेंज सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे डिफाइन करते हैं, 2 raised to the power mn। यहाँ पर m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A, एंड n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ रिलेशंस। क्लियर है, रिलेशन क्या होता है, बेसिकली एक सबसेट होता है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो भी आपको सेट गिवन है। अब यहाँ पर देखो, मान लिया मेरे पास A सेट है 1 2 3, और B सेट ले लिया यहाँ पर 4 5 6, और रिलेशन यहाँ पर इस तरीके से भी आपको मिल सकता है कि रिलेशन हमारा डिफाइन है ए बी सच दैट A प्लस बी हमारा किसके इक्वल है भाई, 5 के इक्वल है, ठीक है, A प्लस बी हमारे किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, और A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग कर रहा भाई सेट B से। अगर हमें रूल की फॉर्म में गिवन है, देन आप रिलेशन कैसे डिफाइन करोगे। अब यहाँ पर A और B सिर्फ हम वही सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका एडिशन 5 है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक रेस्ट्रिक्शन दे दी जो कि क्या है, A प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर अगर आप ऐड करोगे 1 प्लस 4 हो जाएगा भी इसके अंदर, क्योंकि 1 और 4 को ऐड करेंगे 5 आएगा, उसके बाद 1 5 1 6, किसी का भी एडिशन आपका 5 नहीं आ रहा है। सिमिलर यहाँ पर देखो 2 4 को ऐड करेंगे 6 आएगा, 3 4 को ऐड करेंगे 6 आएगा, सॉरी 7 आएगा, 2 5 के साथ 7, 2 6 के साथ 8। इट मीन्स कि यहाँ पर और कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं बनेगा A और B का जिसमें हमारे पास एडिशन 5 आए। तो इस रिलेशन में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, एक ही पेयर आएगा, जो कि क्या होगा 1 और 4। तो इस तरीके से आप रिलेशन को डिफाइन करोगे। अब देखो टाइप ऑफ रिलेशन कौन कौन से हैं। फर्स्ट यहाँ पर देखो हम डिफाइन कर रहे हैं, जितने भी टाइप है सभी के लिए डिफाइन कर रही हूँ। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। ये मान लिया हमारे पास कोई ए सेट है जो कि कैसा भाई, नॉन एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पर हम अगर रिलेशन डिफाइन करेंगे इस सेट के ऊपर, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। और क्रॉस प्रोडक्ट हम किस पर डिफाइन करेंगे भी, ए पर। अब यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल सेट हम ले रहे हैं, तो डिफाइन कैसे करेंगे, ए क्रॉस ए पर हमारा रिलेशन डिफाइन होगा। तो फर्स्ट टाइप देखो हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट टाइप मान लिया हमारे पास है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि जो भी हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं उस रिलेशन के अंदर सिर्फ किस टाइप के पेयर आने चाहिए भाई, ए टाइप के पेयर आने चाहिए। किसके अंदर, बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। इसके अंदर अगर सिर्फ ये पेयर इंक्लूड हो रहे हैं, देन हमारा रिलेशन कैसा रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। और यहाँ पर फॉर ऑल ए होगा,
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसका मीनिंग क्या है ये चीज हम समझेंगे। मान लिया हमारे पास ए सेट है 1 2 3। अब इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो बट हमें यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है। सो अगर इस रिलेशन के अंदर सिर्फ ये एलिमेंट आए 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, इट मीन्स कि सिर्फ खुद का खुद के साथ ही रिलेशन अगर आता है पेयर में, देन ये हमारा कैसा रिलेशन हो जाएगा भाई, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इसके अलावा इसमें अगर एक भी पेयर इंक्लूड हो गया, किसी भी एलिमेंट का किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर अगर इंक्लूड हुआ तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। अब यहाँ पर क्लैरिटी हुई, सिर्फ खुद का खुद के साथ ही रिलेशन होना चाहिए सभी एलिमेंट्स के लिए, तो आइडेंटिटी रिलेशन है। नेक्स्ट यहां पर आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है कि जो हमारा रिलेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ए क्रॉस ए के। अब इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी हमारे पेयर्स बनेंगे, जितने भी हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट होंगे, सभी के सभी रिलेशन में इंक्लूड अगर हो जाएं तो हमारा जो रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, अगर हमारा ए क्रॉस ए किसके बराबर हो जाए, रिलेशन के। अब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, यहाँ पर देखो 3 इसके हैं और इसका इसके साथ ही करेंगे 3 इंटू 3, तो 9 एलिमेंट आएंगे हमारे पास इसके अंदर। 1 का 1 के साथ रिलेशन, 1 का 2 के साथ रिलेशन, 1 का 3 के साथ रिलेशन, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ रिलेशन, फिर 3 का 1 के साथ रिलेशन, 3 का 2 के साथ रिलेशन, 3 का 3 के साथ रिलेशन। सब अगर रिलेशन में ये सभी एलिमेंट आ जाते हैं, ये कंप्लीट सेट अगर हमारा आर के बराबर मिल जाए कहीं पर भी, तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद आता हमारे पास वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन या फिर आप बोल सकते हो एम्प्टी रिलेशन भी आप इसको बोल सकते हो, नल रिलेशन भी आप इसको बोल सकते हो, नल रिलेशन। अब इसका मीनिंग क्या है भाई, अब अगर आपका रिलेशन 5 के बराबर आ जाए, इट मीन्स कि रिलेशन में एक भी पेयर इंक्लूड ना हो, तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे वॉइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन। अब यहाँ पर अगर आपका डिफाइन है आर इस तरीके से, देखो एक्स वाई सच दैट, यहाँ पर ले लो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहीं से ले लेते, इसी पर डिफाइन कर लेते ताकि इजिली समझ आ जाए। ठीक है, हम यहाँ पर पेयर ले रहे हैं ए बी टाइप का पेयर ले रहे हैं, ठीक है, और ए और बी दोनों किस में बिलोंग करेंगे भी, ए सेट से ही बिलोंग करेंगे। अब रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर मैं ले रही हूँ, ए प्लस बी का एडिशन ले लिया, मान लिया मैंने 10 है और ए हमारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बी भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर ये चीज क्या डिफाइन करती है कि जो रिलेशन के पेयर है वो कहाँ से आ रहे हैं भी, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहे हैं। क्लियर है, कहाँ से आ रहे हैं, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ये होगा हमारा और सेकंड ये होगा, सॉरी ए क्रॉस ए, इस तरीके से ये हमारा डिफाइन। अब अगर मैं यहाँ पर पेयर निकालती हूँ, यहाँ पर अगर पेयर निकालें तो देखो इनमें से कोई भी नंबर ए और बी के ऐसे नहीं है जिनका एडिशन 10 है। इट मीन्स कि इस रिलेशन के अंदर एक भी पेयर नहीं आएगा, आर हमारा क्या हो जाएगा 5, जो कि एक नल रिलेशन होगा, या फिर आप इसको वॉइड या फिर एम्प्टी रिलेशन बोल सकते हो। उसके बाद आएगा हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल रहा है ए बिलोंग्स टू आर, ए हमारा रिलेशन में होना चाहिए, यहाँ पर सॉरी आर आप राइट कर सकते हो बिकॉज ये सिर्फ समझाने के लिए होता है। ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी रिलेशन की सेम प्रॉपर्टी आ गई। अब एक चीज हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी होते सेम ही है बट हल्का सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर भी हमें सेल्फ पेयर चाहिए कि खुद का खुद के साथ ही रिलेशन हो, ऐसे पेयर हमें चाहिए तभी रिफ्लेक्सिव होगा।
बट यहाँ पर एक कंडीशन आती है जो कि क्या है, आप इसके अलावा अगर ए बी पेयर भी रिलेशन में आ जाए तो भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर ए सारे हैं और ए बी है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। बट अगर आइडेंटिटी की मैं बात करूं तो सिर्फ ए टाइप के ही होनी चाहिए। अगर ए बी टाइप का इसमें रिलेशन में बिलोंग कर गया तो ये आइडेंटिटी पेयर नहीं बनेगा। अब डिफरेंस क्या है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होंगे, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है। इट मीन्स कि अगर आर हमारा ये है तो ये हमारा आइडेंटिटी होगा। अगर इसके साथ में एक पेयर और इंक्लूड कर दूं तो ये हमारा कैसा बन जाएगा भाई, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये अब आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि इसमें मैंने एक पेयर और ऐड कर दिया जो कि ए टाइप का नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अब सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन ये है कि अगर ए बी टाइप का पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बी ए टाइप का भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। अब ये कंडीशन सभी एलिमेंट के लिए नहीं होती, यहाँ पर ये कंडीशन सभी एलिमेंट के लिए नहीं होती, ये सिर्फ पेयर्स के लिए होती है। अब इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, मान लिया ये हमें रिलेशन गिवन है तो यहाँ पर देखो इनका तो उल्टा करेंगे तो इनको तो हमें चेक करने की जरूरत होती नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी आप रिफ्लेक्सिव के अलावा और अदर अगर चेक कर रहे हो, जैसे सिमेट्रिक है उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन अगर आप चेक कर रहे हो, ट्रांजिटिव रिलेशन अगर आप चेक कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जो आइडेंटिटी पेयर्स हैं, आइडेंटिटी पेयर्स हैं उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, उनको आपको चेक नहीं करना है क्योंकि आइडेंटिटी पेयर हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ऑलरेडी होते हैं और ये आपको थ्योरम भी मिल जाएगी जो कि हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब मैं आपको करवाऊंगी। तो ये हमेशा आपके कैसे होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं। बट इसके जो अदर पेयर हैं, अदर जो पेयर होंगे रिलेशन में उस पर आपको चेक करना पड़ेगा सभी पेयर्स के लिए। तो इस रिलेशन में देखो 1-2 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, 1-2 आपको इस रिलेशन में है तो सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ए बी है तो बी ए पेयर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 2-1 पेयर भी अगर रिलेशन में हो तो ही सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो इसका अगर मैं उल्टा कर रही हूँ तो 2-1 इसके अंदर नहीं है तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है भाई, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन बोल रहे हैं अगर ए बी रिलेशन के अंदर है और बी सी रिलेशन के अंदर है, इट इंप्लाइज कि ए सी भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोल दिया, ए बी है, बी सी है और ए सी भी होना चाहिए। तो मान लिया अगर हमारे पास रिलेशन है 1-2, 2-3 और यहाँ पर ले लिया मैंने 1-1, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से डिफाइन है। तो यहाँ पर देखो ए बी, ठीक है, ये हमने मान लिया 1-2 हमारे क्या भी ए बी है। अब 2 का किसके साथ रिलेशन है, यहाँ पर देखो अगर 2 का 3 बार भी रिलेशन आ रहा है तो भी हमें अलग अलग चेक करना पड़ेगा। 2 का रिलेशन 3 के साथ, 2-3 इसको मान लिया हमने बी सी। तो अब फर्स्ट एंड लास्ट इट मीन्स 1-3 का रिलेशन भी होना चाहिए तभी हमारा कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। बट इसके अंदर 1-3 नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। क्या बोल देंगे भाई, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है सभी टाइप्स रिलेशन की अलग अलग टाइप। उसके साथ एक और आता है एंटीसिमेट्रिक, जो कि आपका पूछा नहीं जाता फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए एंटीसिमेट्रिक क्या होता है, तो यहाँ पर सिमेट्रिक में देखो क्या होता है, ए बी और बी ए दोनों होने चाहिए। बट अगर कोई रिलेशन आपको ऐसा मिल जाता है जिसमें ए बी है बट बी ए नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो इसको आप एक तरह से मान लो आधा सिमेट्रिक, आप इसको मान लो, हाफ सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए उसके अंदर। इट मीन्स कि ए बी अगर है तो बी ए हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बी ए अगर नहीं है तो हो जाएगा एंटीसिमेट्रिक, अगर बी ए है तो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा।
अब हम समझेंगे फंक्शन और उनकी जो टाइप्स हैं उनकी डेफिनेशन। देखो यहाँ पर मैं कंप्लीट डेफिनेशन आपको रीड आउट नहीं करवाने वाली हूँ, सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि डेफिनेशन में एक्चुअली क्या गिवन होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। डेफिनेशन आपको खुद से रीड करनी है। सबसे पहले समझेंगे कि फंक्शन बेसिकली क्या होता है। नोटेशन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फंक्शन की नोटेशन होती है A to B। क्लियर है, ये हमारे पास एक फंक्शन की नोटेशन होती है। अब बेसिकली देखो फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है। अब वो रूल क्या होता है, कैसे होता है, उस चीज को समझते हैं। थोड़ा डीप में जाएंगे तभी आप फंक्शन को अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहली बात हमेशा याद रखना, फंक्शन डिपेंड होता है रिलेशन के ऊपर। फंक्शन किस पर डिपेंड होता है, रिलेशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो फंक्शन में जो हमें डेफिनेशन गिवन है कि फंक्शन क्या बेसिकली एक मैपिंग है या फिर एक रूल है जिससे ए और बी कनेक्टेड होते हैं। वो रूल किसके लिए होता है, रिलेशन के लिए होता है। वो हमारा किसके लिए होता है भाई, रिलेशन के लिए हमारा रूल गिवन होता है। कोई भी रूल आपको गिवन मिल सकता है, ठीक है। अब ये रूल क्यों होता है, ताकि हम इस ए और इस बी के जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों को कनेक्ट कर सके, उन दोनों को रिलेट कर सके, इसलिए ये हमें रूल गिवन होता है। और इस रूल से हमारा क्या बनता है भी, रिलेशन बनता है। और रिलेशन से हमारे पास क्या बनते हैं, पेयर बनते हैं। और इन पेयर के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं कि फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा या फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर किस टाइप का फंक्शन हमारा होगा। क्लियर है, हमें क्या गिवन होता है, रूल। रूल क्यों गिवन होता है, ताकि हम रिलेशन निकाल सके। रिलेशन से हमारे पास पेयर आते हैं और उन पेयर से हम डिफाइन करते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा करेगा या नहीं करेगा, या फिर करेगा तो किस टाइप का वो फंक्शन होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आपको गिवन है। ए जो सेट है ये हमारे पास होता है डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। उसके बाद जो बी सेट है ये होता है भाई कोडोमेन ऑफ सेट, कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ, सॉरी कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ सेट नहीं। क्लियर है, ये चीजें हमें फंक्शन के अंदर गिवन होती है। अब जब भी आपको चेक करना हो कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, तो उसके लिए बेस्ट तरीका रहेगा एरो डायग्राम। सभी को आना चाहिए एरो डायग्राम क्या होता है, वो आपने 11th स्टैंडर्ड में रीड किया होगा। तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक फंक्शन बता रही हूँ जो कि डिफाइन है अभी ए टू बी, ठीक है। इसमें मैं ए सेट को ले रही हूँ कि ये कुछ स्टूडेंट का सेट है, कुछ स्टूडेंट के फर्स्ट लेटर में ले रही हूँ नाम के, जो कि मैंने यहाँ पर ले लिया, मान लिया ए बी सी और डी, ये मैंने कोई एक सेट डिफाइन कर लिया। और मान लिया कि जो बी सेट है वो हाइट का सेट है, मतलब किसी भी पर्सन की जो जो हाइट्स है उनका मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। यहाँ पर कुछ हाइट में यहाँ पर मेजर कर रही हूँ, जैसे 4, 4.5, 5, 5.5 एंड 6। ऐसे इसको ले लेते 5.6 ले लेते, 6 को ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इस तरीके से डिफाइन कर लिया बी सेट। अब जो रिलेशन है वो मैं कैसे डिफाइन करूंगी, रिलेशन क्या होता है भाई, एक रूल होता है जिससे हमारा ए और बी कनेक्ट होते हैं, इसके जो एलिमेंट होते हैं वो हम कनेक्ट करते हैं। मान लिया ये हमें देगा ए बी टाइप का पेयर, ये हमें देगा सच दैट ए हमारा सेट ए से बिलोंग करेगा, ए हमारा किससे बिलोंग करेगा भाई, सेट ए से बिलोंग करेगा, और बी हमारा सेट बी से बिलोंग करेगा। अब एक हमें क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन चाहिए, एक रूल चाहिए जिससे हम यहाँ पर पेयर डिफाइन कर सके, कौन कौन से एलिमेंट्स का हम पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर रूल क्या है, बी इज हाइट ऑफ ए, बी इज हाइट ऑफ ए, ये हमने यहाँ पर रूल डिफाइन कर दिया। अब रिलेशन में यहाँ पर ले रही हूँ, देखो रिलेशन के एलिमेंट मैंने बना लिए। मान लिया ए की हाइट है हमारे पास 4, ए की हाइट 4, बी की हाइट ले ली मैंने यहाँ पर 4.5, सी की हाइट मैंने ले ली यहाँ पर 5, डी की हाइट ले ली मैंने 5.5, ठीक है। ये मैंने रिलेशन डिफाइन कर लिया। अब जब मैं इसको एरो डायग्राम में कन्वर्ट करूंगी, रिलेशन को आप एरो डायग्राम में बना सकते हैं, सभी को पता होगा। ये हमारे एरो डायग्राम के दो डायग्राम लेते जो कि आपके एगी के शेप में होते हैं, ए और बी। ए के एलिमेंट यहाँ पर राइट करते हैं, बी के एलिमेंट आपको यहाँ पर राइट करनी है। सो ए बी सी डी। अब बी के एलिमेंट 4, 4.5, 5, 5.5 एंड 5.6।
अब यहाँ पर मैं कुछ लाइंस बताऊंगी जो आपको एज ए ट्रिक याद रखनी है। सो देखो, सबसे पहले रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं। ए किसके साथ कनेक्टेड है? 4 के साथ कनेक्टेड है। बी किसके साथ? 4.5, सी 5 के साथ, डी 5.5 के साथ। और ए और बी कनेक्ट अगर होते हैं तो उसको हम लेंगे यहाँ पर फंक्शन, बिकॉज फंक्शन हमें गिवन है ए टू बी। अब देखो, सभी स्टूडेंट की एक सिंगल हाइट एग्जिस्ट कर रही है। इट इज पॉसिबल, यूनिवर्सली आप देख लो इस चीज को कि क्या ये पॉसिबल है कि एक स्टूडेंट की एक हाइट एग्जिस्ट करे? होगा भी। अगर कोई भी पर्सन है जिसने जन्म ले लिया, उसकी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसकी हाइट एग्जिस्ट करती ही करती है। कोई भी सिंगल पर्सन इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी हाइट एग्जिस्ट ना करे। क्लियर है? अगर किसी की हाइट एग्जिस्ट ना करे तो प्लीज मुझे भी बताना, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इन चीजों के लिए। ठीक है, तो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसकी हाइट एग्जिस्ट ना करे। इट मीन्स कि ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया ये हमारा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्लियर है? करेगा ही करेगा, बिकॉज यहाँ पर यूनिवर्सली आप देख सकते हो एवरी पर्सन हैज इट्स ऑन हाइट। उसकी खुद की एक हाइट होती है, जब तक वो मर नहीं जाता जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी हाइट एग्जिस्ट करेगी। तो फंक्शन भी हमारा ये एग्जिस्ट कर गया। क्लियर है? ये हमारे इस तरीके से आप इसको मान सकते हो कि इस तरीके से हम फंक्शन को मानेंगे। अब अगर इसी फंक्शन को मैं थोड़ा सा रीडिफाइन कर दूं, इस रिलेशन के जो पेयर है उसमें मैं थोड़ा सा अगर चेंज कर देती हूँ, देखो चेंज सिर्फ मैं एक ही पेयर का चेंज करूंगी, फिर बताना रिलेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। डी हमारा कनेक्टेड है अभी 5.6 से, एक ये पेयर मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब डी किससे कनेक्टेड हो गया? भी इससे भी कनेक्टेड हो गया। अब बताओ इसके अकॉर्डिंग क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी पर्सन दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी दो हाइट एग्जिस्ट कर जाए। यहाँ पर देखो डी एक अकेला ऐसा स्टूडेंट है जिसकी दो हाइट एग्जिस्ट कर रही है। क्या कोई पर्सन ऐसा है इस धरती पर जिसकी हाइट 5 भी है और 5.5 भी है? नहीं है। तो यहाँ पर आप लिटरली देख सकते हो कि ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको कनेक्ट क्या करना है? स्टूडेंट और देयर हाइट, या फिर पर्सन और उनकी हाइट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर नहीं करती है कोई भी चीज ऐसे एग्जिस्ट तो फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? अब एक चीज और देख लो, एक और डिफाइन कर रही हूं मैं यहाँ पर कि डी की कोई भी हाइट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और रिलेशन डिफाइन किया कि डी की कोई हाइट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। इस पेयर को ही हटा दिया मैंने इस रिलेशन के अंदर। अब देखो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? कोई है इस धरती पर ऐसे जिसकी कोई हाइट एग्जिस्ट ना करे? नहीं है। तो ये फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करा। दफा करो इसको, ये एग्जिस्ट नहीं करे। तो यहाँ पर आपको कनेक्ट क्या करना है? पर्सन और उनकी हाइट। अगर एग्जिस्ट करता है यूनिवर्सली वो तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं कर रहा तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अब आप आता हमारे पास इमेज क्या होती है और परी इमेज क्या होती है। अब देखो कोई भी फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया, मान लिया ए से बी हमने डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पर देखो ए किसके साथ कनेक्टेड है? 4 के साथ। तो यहाँ पर ए की इमेज क्या है? 4। 4 इज इमेज ऑफ ए। ए की इमेज क्या हो जाएगी? 4। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसका क्या कर दूं? उल्टा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए की इमेज 4 थी, यहाँ पर 4 की परी इमेज क्या है? ए है। यहाँ पर देखो इसकी ये इमेज होगी और इस एलिमेंट की यहाँ पर क्या होगी? परी इमेज होगी। क्लियर है? यहां से यहां जाएंगे तो इमेज, यहां से यहां आएंगे तो परी इमेज हो जाएगी। अब बात करते हैं रेंज क्या होगी इस सेट की। ठीक है, अब देखो हमारा डोमेन से कोडोमेन में डिफाइन होता है कोई भी फंक्शन। अब जिस जिस एलिमेंट के साथ यहाँ पर ये कनेक्टेड होता है कोडोमेन के अंदर, वो एलिमेंट आपके रेंज के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर देखो किस किस से कनेक्टेड है? 4, 4.5 एंड 5। सिर्फ आपके यहाँ पर 4, 4.5 और 5 तीन ही एलिमेंट इंक्लूड होंगे रेंज के अंदर। क्लियर है? रेंज क्या होती है? डोमेन, कोडोमेन, एवरीथिंग। आई थिंक क्लियर। अब बात करते हैं रिलेशन की, सॉरी फंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी होंगी और उनको कैसे समझना है। सो फर्स्ट टाइप आती है हमारे पास वन वन फंक्शन। क्या होता है? जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है? वन वन फंक्शन क्या होता है? जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब देखो वन वन क्या बोलते हैं, डेफिनेशन देखना, आप डेफिनेशन में क्लैरिटी आएगी आपको।
कि अगर ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, यहां से जितने एलिमेंट है सभी इसके किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए। और वो कनेक्टेड किस तरीके से होने चाहिए, सभी की यहाँ पर यूनिक और डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। कैसी इमेज होनी चाहिए भाई, यूनिक होनी चाहिए, डिफरेंट। इट मीन्स कि ये अगर किसी को कनेक्ट करे तो सिर्फ एक सिंगल को ही कनेक्ट करे, किसी दूसरे को कनेक्ट ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही इमेज होनी चाहिए, और ये नहीं यहाँ पर दो की एक इमेज भी नहीं चाहिए, अलग अलग पर्सन की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, तभी हमारा कैसा हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इनके, देखो सभी की अलग अलग इमेज है, सभी के डिफरेंट भी है और यूनिक भी है, तो ये कैसा हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रिक क्या होती है भाई, बेसिकली हमें चेक करना होता है यूनिक एंड डिफरेंट, और सभी की होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रिक मान सकते हो। अगर हम सिंपल भाषा में अगर ट्रिक बताऊं तो ए के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी सेट में स्टूडेंट, सभी की सिंगल हाइट एग्जिस्ट करनी चाहिए, सिंगल और डिफरेंट। ये नहीं कि दो पर्सन की सेम हाइट है, वो भी नहीं होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए और सभी की अलग अलग हाइट होनी चाहिए। अगर एक की 5 है तो दूसरे की 5.1 हो जाए, बट 5 ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सभी की सिंगल और डिफरेंट हाइट एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो कि यहाँ पर शो करे यूनिक एंड डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 को आप इक्वल लेकर चलो, और लास्ट में प्रूफ कर दो x1 किसके इक्वल है, x2 के। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि अगर फंक्शन में हम x1 पुट कर रहे हैं और x2 पुट कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इट मीन्स कि दोनों नंबर ही सेम है। अगर नंबर अलग अलग है तो वैल्यू भी अलग अलग ही आनी चाहिए। ये चीजें आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। अगर आपको चेक करना है कि फंक्शन आपका वन वन है या नहीं है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। दूसरा आता है कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा। अब ऑन टू को चेक करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप रेंज को इक्वल शो कर दो कोडोमेन के। अगर किसी भी फंक्शन की रेंज और कोडोमेन का जो सेट है वो इक्वल आ जाता है तो फंक्शन आपका ऑन टू होता है। बट अगर आप किसी केस में रेंज नहीं निकाल पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर आपको निकालना थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको उसको सॉल्व करना है। डेफिनेशन क्या कहती है कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं सभी की एक परी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, चाहे वो आपकी सिंगल हो चाहे नॉन सिंगल हो, डिफरेंट से उसमें लेना देना नहीं है, बट सभी की एक परी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका देखो एक एलिमेंट है, इसकी इमेज नहीं है तो ये आपका ऑन टू नहीं होगा, सॉरी इसकी परी इमेज नहीं है तो ये ऑन टू नहीं होगा। इट मीन्स कि ये किसी न किसी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आपको इस तरीके से आ जाता है तो ये आपका अब कैसा हो गया, अभी वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। अब ऑन टू क्या कहता है, या तो रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, या फिर बी के सभी एलिमेंट की कोई ना कोई परी इमेज एग्जिस्ट कर जाए हर एक वाई के लिए। देखो एफ ऑफ एक्स हमारे किसके इक्वल होता है भाई, वाई के इक्वल होता है। यहाँ पर जब हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तभी हमारे पास वाई आता है। इट मीन्स कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, इस तरीके से होता है। जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तभी हमारे पास y की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर फंक्शन के लिए हमें कोई ना कोई रूल गिवन होता है। मान लिया ये हमें गिवन है x प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई, तो जब हम x पुट करते हैं तो y आता है। तो आपको ऑन टू में क्या प्रूफ करना है कि हर एक y के लिए एक x एग्जिस्ट कर रहा है, कि y की अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो वहां पर एक x हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। और एक चीज हमेशा याद रखना है, जो x और y है वो हमारे बेसिकली a और b से होते हैं। जैसे हमारा ए बी पेयर होता है वैसे हमारा एक्स वाई पेयर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम ए बी की बजाय एक्स वाई लेते हैं फंक्शन के अंदर, बट आप कोई भी चूज कर सकते हो, वो कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट ये सिर्फ सॉल्यूशन के लिए होता है। यहाँ पर ये जो x है वो डोमेन से बिलोंग करता है और y जो है वो कोडोमेन से। तो जब आप y के लिए x एग्जिस्ट करवा रहे हो तो जो x की वैल्यूज आपके पास आ रही हैं जितनी भी, वो चेक करो कि वो आपकी डोमेन के अंदर लाई कर रही है या नहीं। अगर वो डोमेन के अंदर नहीं है तो आप उसको ऑन टू फंक्शन नहीं मानोगे। अगर x हमारा आ जाता है डोमेन के अंदर देन आप उसको ऑन टू मान सकते हो।
उसके बाद आता है इनटू फंक्शन कौन सा होता है। अब इनटू फंक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो बी सेट है उसमें एक या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करवाऊं, ये 5.6 है, इसके यहाँ पर देखो कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। क्लियर है? इनटू कब होगा? जब यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए बी के अंदर जिसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे, तो उसको हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। क्लियर है? इनटू फंक्शन क्या होता है? उसके बाद आता है मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन के नाम में ही यहाँ पर आंसर छिपा हुआ है। मैनी वन मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ऐसे जिनकी एक इमेज हो, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ऐसे जिनकी एक इमेज हो। यहाँ पर देखो डी है, यहाँ पर ले लिया मैंने ये 5.6, इसको एज इट इज रखो। यहाँ पर मान लिया मैंने एक ई और एफ और कनेक्ट कर लिए। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये है। अब यहाँ पर देखो दो एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी एक एलिमेंट पर जा रहे हैं, इनकी इमेज क्या है? एक है, मतलब ज्यादा एलिमेंट की इमेज क्या हो रही है भाई? वन। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन हम बोलेंगे। सो यहाँ पर एक चीज और है, ऑनटू फंक्शन को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन वन वन भी है और ऑनटू भी है तो उनको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव कब होगा? जब फंक्शन वन वन है। वन वन का ही दूसरा नाम क्या है भाई? इंजेक्टिव है। वन वन को ही हम बोलते हैं इंजेक्टिव, ऑनटू को बोलते हैं सर्जेक्टिव। और अगर कोई फंक्शन वन वन ऑनटू है, मीन्स वन वन और ऑनटू दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट कंसेप्ट हमारे पास बचता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अब देखो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन वैसे तो सरकार ने रिमूव कर रखा है, बट बेसिकली वो रिमूव्ड नहीं है, क्योंकि जब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज आप चेक करोगे ना तो वहां पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे कॉम्पोजिशन फंक्शन के, और कॉम्पोजिशन फंक्शन से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो आप रिमूवेबल नहीं मान सकते, बिकॉज मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर वो टॉपिक है, तो वो आपको करना पड़ेगा। अब हम समझेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। सो देखो ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए हमारे पास कितने फंक्शन गिवन होते हैं? दो फंक्शन गिवन होते हैं। मान लिया एक फंक्शन हमारे पास f है और दूसरा फंक्शन हमारे पास g है। तो ये मान लिया हमारे पास a सेट है, ये कोई मान लिया हमने b सेट है, और ये कोई हमने मान लिया भी c सेट है। ठीक है, तीन सेट हमने डिफाइन किए, a b एंड c। अब जो फंक्शन f है वो हमारा डिफाइन है, मान लिया a टू b हमें डिफाइन है। ठीक है, अगर ये a टू b है तो मान लिया ये हमारे पास क्या है? x है, इसके एलिमेंट x है, तो यहाँ पर b के जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे भी? f ऑफ x होंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो कोई भी फंक्शन अगर हम डिफाइन करते हैं तो क्या होता है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू y होता है, और ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा? y। और फंक्शन यहाँ पर कैसे डिफाइन होता है? a टू b डिफाइन होता है, x बिलोंग करता है a से और y बिलोंग करता है b से। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन होता है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा क्या हो जाएगा भी? f ऑफ x इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। अब सेकंड हमने यहाँ पर ले लिया कि ये हमारा g फंक्शन डिफाइन है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? g ऑफ f ऑफ x हमारा डिफाइन हो जाएगा। क्योंकि ये देखो क्या है, फंक्शन में हमने x की वैल्यू पुट की, यहाँ पर हम g फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर आप इसको g ऑफ y भी बोल सकते हो, g ऑफ y भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाता है अभी? कॉम्पोजिशन होता है, g ऑफ f आप इसको बोल सकते हो, g ऑफ f फंक्शन आपका यहाँ पर डिफाइन हो जाता है। क्लियर है? कॉम्पोजिशन क्या होता है? g ऑफ f हमने यहाँ पर डिफाइन किया। अब अगर आपको निकालना पड़ जाए भी g ऑफ f कैसे निकालेंगे? मान लिया कि फंक्शन f ऑफ x हमारे पास है x स्क्वायर और g ऑफ x हमारे पास अभी cos x है, और हमें निकालना है यहाँ पर f ऑफ g ऑफ x, या फिर आप बोल सकते हो g ऑफ f ऑफ x। कोई भी अगर आपको निकालना है, वैसे दोनों ये कभी भी इक्वल नहीं होते, दोनों की वैल्यूज अलग अलग आती है। तो ये कैसे निकालेंगे? f ऑफ,
g ऑफ x। इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले दोनों को सेपरेट कर लिया, f ऑफ g ऑफ x जो यहाँ पर है उसको अंदर ले लो, जो आगे है उसको एज इट इज रखो। अब जो g ऑफ x है फंक्शन g ऑफ x, उसकी वैल्यू पुट कर दो। g ऑफ x की वैल्यू क्या है, cos ऑफ x। ये हो गया f cos ऑफ x। अब देखो f ऑफ x हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, बट हमें क्या निकालना है, f ऑफ cos x। अगर इस x की जगह पर मैं cos x पुट कर दूं, इस x की जगह पर cos x पुट करूंगी तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, f cos x। तो यहाँ पर देखो f cos x मेरे पास क्या हो जाएगा, x की जगह पर cos x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो f ऑफ g ऑफ x हमारे पास क्या आ गया, cos x का स्क्वायर। अगर आपको निकालना पड़ जाए g ऑफ f ऑफ x तो कैसे निकालोगे, g f ऑफ x को अंदर रखोगे। अब यहाँ पर g को एज इट इज f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है x का स्क्वायर। अब हमें निकालना है यहाँ पर g x स्क्वायर, बट हमारे पास क्या है, g ऑफ x। अगर इस x की जगह पर मैं x स्क्वायर पुट कर दूं तो क्या निकल जाएगा, g ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास cos x है तो x की जगह पर x का स्क्वायर, cos x का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब यहाँ पर देखो f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू थी cos x का होल स्क्वायर, बट यहाँ पर g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos ऑफ x स्क्वायर। तो हमेशा आपको याद रखना है f ऑफ g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। कोई ऐसा रेयर चांस मिल जाता है कि ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल आ जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ ये दोनों इक्वल नहीं होते। लिटरली हम इनको इक्वल नहीं मानेंगे। और इसी के साथ आपका चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट करवाए हैं, उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम एग्जाम्पल करेंगे और फिर एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन करेंगे। और जो माइनर टॉपिक्स अगर रह गए हैं वो हम जब एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन करेंगे देन हम उनको सॉल्व करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं।